वीडियो में अपन आई दृष्टि 2025 का मंथन करेंगे और इस मंथन से उस अमृत को निकालने का प्रयास करेंगे जिसको पीकर करंट अफेयर्स में अमर हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहली खबर है, मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। एक तो होती साक्षरता जिसको पढ़ने और लिखने का ज्ञान है, उसको साक्षर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टर्म है कार्यात्मक साक्षरता, इसका मतलब उसे पढ़ने लिखने का ज्ञान तो है ही है, इसके साथ ही वो लैपटॉप चला ले रहा है, वो बैंक के फॉर्म भर ले रहा है, वो दवाओं की पर्ची या फिर जो दवाई पर इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उनको पढ़ ले रहा है। तो मतलब जो दैनिक काम में इस्तेमाल होने वाली साक्षरता है उसको भी धारण करता है, उसको कार्यात्मक साक्षरता कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और इसने 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वयस्क साक्षरता आप सब जानते हैं, वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पूर्ण साक्षरता, उसका लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए 2020 में आई ये शिक्षा नीति और 2022 में एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया, उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया जो 15 वर्षों से अधिक आयु के, याद रखिएगा 15 वर्षों से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। कार्यात्मक साक्षरता आपको बता ही दी है। इस कार्यात्मक साक्षरता के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय का कहना है कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यदि 95% से अधिक साक्षरता धारण करता है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके 5 घटक हैं, इनको भी याद रखना है। एक तो आधारभूत साक्षरता बेसिक लिटरेसी, जिसमें संख्या का ज्ञान भी शामिल है। इसके साथ ही जीवन कौशल, फिर बुनियादी शिक्षा, फिर व्यावसायिक कौशल और फिर निरंतर शिक्षा भी उसी में शामिल है। तो आधारभूत आप लोग जान ही रहे हैं, उसके बाद बुनियादी शिक्षा। इसमें थोड़ा भेद को समझिएगा। आधारभूत में आपको लिखना पढ़ना आ रहा है, बुनियादी मतलब एक स्ट्रक्चर आपका तैयार है, नींव तैयार है, मतलब हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाए हैं। तो इस तरह से समझिएगा इसको। उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला राज्य जो पूर्ण कार्यात्मक घोषित हुआ है वो है मिजोरम। कब घोषणा हुई ये भी याद रखिएगा, 20 मई 2025 को। फिर 30 मई 2025 को गोवा ऐसा दूसरा राज्य बन गया। हालांकि इन दोनों से पहले 24 जून 2024, याद रखिएगा 24 जून, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, दोनों को जोड़ लीजिएगा। 24 जून 2024 को लद्दाख जो है भारत की पहली इकाई बना था। मतलब ये राज्य नहीं था, ये यूटी था। तो यदि यूटी पूछ लिया जाए तो पहला हो जाएगा लद्दाख, और यदि स्टेट पूछ लिया जाए तो पहला हो जाएगा मिजोरम। अब 2011 की जनगणना में हम लोग पढ़े हैं कि भारत का पहला 100% साक्षरता वाला राज्य केरल है। तब केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 94%। याद रखिएगा यहाँ साक्षरता की बात हो रही है, लेकिन हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो कार्यात्मक साक्षरता है। तो केरल 94% साक्षरता सेंसस 2011, और दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.3, फिर तीसरे स्थान पर गोवा। इसको भी याद रखना है, जनगणना में पूछा जा सकता है। अभी जून 2025 में फिर से एक नया रिकॉर्ड बन गया, तीसरा राज्य बन गया है त्रिपुरा। तो 3 में ता है और त्रिपुरा में भी ता है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो त्रिपुरा जो है वो तीसरा है, मिजोरम पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा। अच्छा, जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम लिटरेसी रेट को लेकर अगर ऑर्डर अरेंज करने को आ जाए तो सबसे कम साक्षरता बिहार में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। संविधान हत्या दिवस, इसको भी समझते हैं। संविधान में जो आपातकाल है वो भाग 15 में उसका उल्लेख है। किन अनुच्छेदों में प्रावधान है? तो 352 से लेकर 360 में। घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 352 के तहत घोषित कर सकता है। अब तक कितनी बार इसको घोषित किया गया है, कितनी बार लागू हो चुका है भारत में? तो जवाब है 3 बार। तीनों वर्ष आपको याद रखनी है। पहला तो हो गया है भारत चीन युद्ध 1962, फिर इसमें 10 और जोड़िएगा और उसमें से 1 घटा दीजिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, और जो अंतिम आपातकाल है वो 25 जून 1975 को लगाया गया था। और इसी 25 जून 1971 को ही संविधान हत्या दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया है, 25 जून को। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसको मनाए जाने की अधिसूचना 2024 जुलाई 2024 में लागू 2000 जुलाई 2024 में
अधिसूचना जारी की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा। तो वही है, आपातकाल लग जाता है तो व्यक्ति के अधिकार जो हैं वो सीमित हो जाते हैं। कैसे व्यक्तियों को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए और कैसे उनको बताया जाए कि सिस्टम और उसके बीच क्या क्या सीमाएं हैं, यही सब चीज़ें जो हैं इस दिवस पर की गई। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मुक्ति दिवस मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। आप सबको पता है कि हैदराबाद उस रियासत में से था जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुआ था। इसे 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, पोलो मतलब पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके इसको भारत में शामिल किया गया। और जूनागढ़ को तो जा से जूनागढ़ और जा से जनमत, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के जरिए शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर आप लोग जान ही रहे हैं, विलय पत्र पर साइन करके शामिल किया गया। और ये तो है ही है ऑपरेशन पोलो के तहत। देश का पहला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, मल्टी मॉडल मतलब कई काम यहाँ पर होंगे, कार्गो टर्मिनल मतलब सामान को लादना चढ़ाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो बेस है उस तरह की एक व्यवस्था होती है। तो समझिए इसको देश का सबसे बड़ा 17 जून 2025 को जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, कंपनी का नाम भी याद रखिएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर संयंत्र इसका जो है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया। तो चूँकि मारुति सुजुकी इंडिया ये तो कारें बनाती है, इससे क्या होगा, यहाँ से सीधे कारें जो हैं वो ट्रेन पर लाद के भेजी जाएंगी। तो अब तक ट्रकों से जाती थी, तो अब ट्रेन से भेजी जाएंगी। तो 10 किलोमीटर का समर्पित रेल लिंक है जो पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। सीधे फैक्ट्री से निकलेंगी कारें और सीधे जो है देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाएंगी। यह टर्मिनल जो है पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान 2021 लॉन्च किया गया था उसके अंतर्गत निर्मित उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसका जो क्रियान्वयन है वो एक रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा जो मिल के बनाया गया एक उद्यम है जॉइंट एडवेंचर HORCL, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है और इसका क्रियान्वयन जो है HRIDC के द्वारा किया जा रहा है। तो HORCL क्या है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑर्बिटल मतलब जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसको बाईपास करते हुए सीधे हरियाणा से जोड़ना रेलवे ट्रैक को, यही इसका मतलब है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको इसकी डेट याद रखनी है, कब हुई थी, तो 12 जून 2025 को। किस कंपनी का विमान था, तो ये बोइंग कंपनी का विमान था। और किस कंपनी में सेवाएं दे रहा था, तो अपने यहाँ एयर इंडिया में सेवाएं दे रहा था। इसको 2021 में भारत सरकार ने टाटा को सौंप दिया है, ये भी याद रखिएगा। तो उड़ान फ्लाइट नंबर भी याद रखना है, तो AI एयर इंडिया 171, विमान का नाम क्या है, बोइंग ड्रीम लाइनर बोइंग 787। अहमदाबाद हवाई अड्डे से ये कहाँ जा रहा था, लंदन जा रहा था। और अहमदाबाद हवाई अड्डे से कुछ ही दूरी पर जाकर मेघानी नगर में जो है यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुल 242 लोग मरे हैं जिनमें 230 यात्री और 12 है। इस विमान की बात हो रही है, हालांकि जहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहाँ पर भी कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन विमान की बात हो रही है। 242 लोग जो हैं इसमें मौत के घाट उतरे हैं, जिनमें 12 क्रू मेंबर थे। एक ही व्यक्ति बचा है 242 में से, एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। याद रखिएगा, भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। इसके साथ ही गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनका भी निधन इस दुर्घटना में हो गया। काफ़ी हृदय विदारक दुर्घटना थी ये। और ये जो विमान था ये अहमदाबाद में ही BG मेडिकल कॉलेज की जो इमारत थी उस पर जाके गिरा, जिससे वहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह भोजन कर रहे थे वो भी काल के गाल में समा गए। इसमें ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक भी शामिल थे, याद रखिएगा। सर्वाधिक भारतीय ही थे। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल एंड DGCA, जिसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इसके साथ ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये दोनों मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। और ये किसके अधीन काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने ये चीज़ इसमें नहीं जोड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में दोनों संस्थाएं काम करती हैं। और जो मिनिस्टर हैं वो कौन है इस समय, नायडू, रामालू नायडू इस समय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं।
रामालू नायडू। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की बात करें तो ये 2011 से वाणिज्यिक सेवाएं देने के लिए बेड़े में सम्मिलित किया गया। तो 2011 से सेवाएं दे रहा था, लेकिन अब दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बोइंग कंपनी कहाँ की है तो ये भी याद रखिएगा, यूएसए की कंपनी है। अच्छा, इसमें जो पायलट थे उनका नाम क्या था? कैप्टन सुमित सभरवाल, ये भी याद रखिएगा। और जो इनकी मौत हुई है तो टाटा सन्स के द्वारा जो है इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सरकार ने 25 लाख रुपए अंतरिम मदद करने की घोषणा की है। भारत की अन्य भीषण हवाई त्रस्तियाँ भी हुई हैं। एक तो 1996 में हुई थी चरखी दादरी वाली, जिसमें 349 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद जो इसके पहले वाली दुर्घटना थी उसको भी जहन में डाले रखिएगा। 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना, जिसमें दुबई से मंगलुरु आने वाली फ़्लाइट लैंडिंग को लेकर, ये भी एयर इंडिया की ही थी, लैंडिंग के समय जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। फ़्लाइट रिकॉर्डर की बात करें तो इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन नाम इसका जरूर होता है ब्लैक बॉक्स। इसका रंग होता है नारंगी और ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, इसके साथ ही सीबीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट आप लोग जानते हैं, इधर उधर कुर्सी डाल के लोग बैठे रहते हैं और बीच का जो क्षेत्र है इसी को कॉकपिट कहा जाता है। तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में फ्लाइट से संबंधित जो भी डेटा, उसमें उसकी जो भी स्थिति रही होगी रियल टाइम की, वो रिकॉर्ड रहेगी। कितनी ऊंचाई पे था, कितनी गति थी, कितना फ्यूल था, ये रहेगा इसमें। और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जो भी बातचीत रही होगी जब प्लेन जो है क्रैश करने वाला रहा होगा, वो भी इसमें रिकॉर्ड हुई होगी। एक चीज़ जो आपको और जोड़नी है, बहुत महत्वपूर्ण है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ये ओजोन वाला नहीं है, ओजोन वाला आपको बताना है कि कब हुआ था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये जो है दुर्घटनाओं, हवाई यात्रा से संबंधित जब दुर्घटनाएं वगैरह हो जाती हैं तो उसके मुआवजे से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है। 1999 में ये प्रस्तावित हुई थी, लेकिन 2003 में लागू हुई। इंडिया जो है 2009 में इसमें शामिल हुआ, याद रखिएगा। इसके तहत क्या है, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो कंपनी देगी, एयरलाइन कंपनी। इसीलिए टाटा ने 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति मरने वाले को मुआवजा देने की घोषणा की है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है, यह मुआवजा 1 करोड़ का उन्हीं लोगों को मिलेगा इस संधि के तहत, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत, जो प्लेन में सवार थे। जो धरती पे मरे हैं, पहले से मौजूद थे, उनको इस मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा। ये भी एक दुखद खबर ही कह सकते हैं इसको। जान तो उनकी भी गई है भाई, और यही लोग ज़्यादा गरीब थे। हवाई जहाज़ में जाने वाले तो संपन्न लोग ही थे। हालांकि जान तो जान होती है, दुखद तो है ही, चाहे वो हवाई जहाज़ के हों चाहे वो धरती के हों। ये जो ब्लैक बॉक्स है ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है, इसीलिए ये नष्ट ही नहीं होता है प्रायः। पानी में जाएगा तब भी नहीं नष्ट होगा। और 3400 जी मतलब ग्रेविटी की टक्कर सह सकता है। ग्रेविटी मतलब जितना पृथ्वी जो है किसी चीज़ को गुरुत्वाकर्षण बल के तहत जिस बल से खींचती है, उस बल का 3400 गुना बल का झटका या फिर टक्कर है उसको सह सकता है। तो सोचिए, ये ना तो जलने वाला है, ना ही दब के फूटने वाला है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की अनुमति दी है। 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद से कोई भी जनगणना ऐसी नहीं है जिसमें जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित किए गए हों। तो ये 1931 वाला याद रखिएगा। और आपको बताना है कि जनसंख्या विभाजन का वर्ष कौन सा है, 1931 या फिर 1921 या 1941 या 1920, इन 4 में से एक है, फटाक से बताइएगा। और आप लोगों का प्रेम मिला तो ऐसे ही चीज़ें फटाफट करा के जिसको जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, ताकि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन ना बने। इसको बढ़िया से 3-4 दिन में ख़त्म करके फिर से लग जाइए जीएस पर। ये नहीं कि रगड़ रहे हैं एग्जाम तक इसको। तो समझ रहे हैं, प्रेम बनाए रखिएगा अपना। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 में इसका प्रावधान है और 7वीं अनुसूची की सूची 69 में प्रावधान है। क्या इसके लिए कोई अधिनियम भी था? जी हाँ, जनगणना अधिनियम 1948, और उसके लिए नियम भी हैं 1990। इन सब के तहत जनगणना को प्रबंधित किया जाता है। जनगणना का आयोजन गृह मंत्रालय के तहत, ये एडिशनल है, इसको याद रखिएगा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जिनको कहते हैं, वो गृह मंत्रालय के अधीन इसका कार्यान्वयन कराते हैं। जो वर्तमान में कौन है तो मृत्युंजय कुमार नारायण, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। 16 जून 2025 को अधिसूचना जारी की गई कि वर्ष 2027 के दौरान जनगणना कराई जाएगी। तो ये जनगणना 2 चरणों में होगी, पिछली बार की तरह।
पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से उन क्षेत्रों में होगी जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो ये क्षेत्र कौन से पर्वतीय क्षेत्र? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कारण क्या है अक्टूबर 2026 में ही कराने का? क्योंकि इस समय जो है यहाँ पर बर्फ़ से जो परेशानी होती है, बर्फबारी से जो चुनौती उत्पन्न होती है, वो ना के बराबर रहेगी। बाकी दूसरे चरण में जो है 1 मार्च 2027 से जनगणना कराई जाएगी और ये जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है, याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत की कौथी है? तो 8वीं जनगणना है। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। आर्क क्या होता है? इस तरह से, इसको चाप भी कहते हैं, आपने वृत्त में पढ़ा होगा। इस तरह का ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऊंचाई इसकी 359 मीटर है, लंबाई इसकी 1315 मीटर है और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, याद रखिएगा। 120 वर्ष तक ये बना रहेगा, ऐसा इंजीनियर बता रहे हैं। कब उद्घाटन किया? ये सब खूब पूछा जाता है यार, डेट अच्छे से याद रखिएगा। 6 जून 2025 को किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इस पुल को बनाया किसने? तो कोंकण रेलवे कारपोरेशन। इसके साथ ही भारत के विभिन्न आईआईटीज और इसके साथ ही डीआरडीओ ने भी सहयोग किया है, याद रखिएगा। लागत इसकी कितनी है? 1486 करोड़ रुपए, ये लागत भी याद रखनी है। और ये जो पुल है ये एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। एफिल टावर आपको बताना है कि किस देश में है। 2003 में इसके निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई थी, किसके द्वारा? वाजपेयी सरकार के द्वारा। इसी ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने रियासी जिले में ही अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ये वही रियासी जिला है जहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। पिछली क्लासों में या पिछली वाली आई दृष्टि है, मैंने ही करंट अफेयर्स में अचूक मार्ग सामग्री या फिर नेविगेटर क्लास में कई बार आपको कराया है। तो बढ़िया से करते रहिए। मैगजीन का मंथन हो रहा है, देखिए कितनी कमियां भी निकल के आ रही हैं। एडिशनल जो जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो मिस हुई है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज, तो अभी कौन सा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है? तो दादुहे रेलवे ब्रिज कहाँ है? चीन में सिचुआन प्रांत में है। ऊंचाई इसकी 380 मीटर है। लेकिन एक बात जो तुम्हें याद रखनी है, ये आर्क ब्रिज नहीं है। अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। इसकी इकाई 1 यूनिट 1 कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 3 गुणा 660 मतलब 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगनी हैं। लेकिन उनमें से एक का उद्घाटन 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कहाँ? कानपुर नगर में। इसकी एक इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया और इसका जो विकास है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? UPRVUNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और NLC नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कि तमिलनाडु की कंपनी है, ये दोनों मिलकर इसका विकास कर रही हैं। तो ये जो UPRVUNL है ये थर्मल पावर प्लांट पर काम करने वाली कंपनी है। इसमें हिस्सेदारी भी इन दोनों की है। कितनी है? NLC इंडिया की हिस्सेदारी 51% है और UPRVUNL की हिस्सेदारी 49% है। कैसे याद रखना है? इसका नाम छोटा है तो इसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है और इसका नाम लंबा है तो इसकी हिस्सेदारी कम, मतलब विपरीत संबंध है। या फिर ऐसे याद रखिएगा, जहाँ स्थापित हो रही है भाई, हम ज़मीन भी दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, हम और भी सुविधाएं दे रहे हैं, तो हम पैसा कम ही लगाएंगे। तो UPRVUNL की हिस्सेदारी कम है, मतलब 89% है। 75% बिजली जो है उत्तर प्रदेश को मिलेगी। ठीक है, ये ताप विद्युत संयंत्र है, याद रखिए, कोयला आधारित। अब ताप विद्युत संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, तो कोयला आधारित तो होगा ही होगा, याद रखिएगा। कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि ये वाला संयंत्र किस तरह का है, प्रकृति में कैसा है। 75% बिजली जो है यूपी को मिलेगी और शेष 25% यूपी के अगल बगल नहीं, नॉर्थ ईस्ट में असम को पहुंचाई जाएगी, याद रखिएगा। वही यूपी के अगल बगल का ही स्टेट दिया रहेगा ऑप्शन में, तो लगिएगा मत, ध्यान में बैठा ले बढ़िया से। इस परियोजना की 2 इकाइयों को 2000 जो शेष 2 बची हुई हैं उनको 2026 तक प्रारंभ किए जाने की उम्मीद है।
कोयले की आपूर्ति कहाँ से होगी? अभी मैंने बताया थर्मल पावर प्लांट है तो कोयला ज़रूरत पड़ेगा पानी को गर्म करने के लिए। तो कोयले की आपूर्ति झारखंड में एक ज़िला है दुमका ज़िला, वहाँ पर एक ब्लॉक फील्ड है पचवारा साउथ कोल ब्लॉक, वहाँ से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। ये भी याद रखिएगा। कई बार इस तरह का प्रश्न ज्योग्राफी में पूछा गया है कि फलाना प्लांट है, इसको कोयले की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब जो है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, इसका आयोजन 31 मई को हुआ है। मोदी ने इसको जो है इसमें भाग लिया। कहाँ आयोजन हुआ? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। और ये जो अहिल्याबाई, याद रखिएगा अहिल्याबाई से कंफ्यूज नहीं होना, अहिल्या की बर्तनी पूछी जाती है तो अहल्या बर्तनी पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी एक वीडियो मैंने दी है, उसको देख लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि लगभग 70% क्वेश्चन जो है वो PYQ से ही रहते हैं हिंदी में, तो उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। तो अहल्या इसकी शुद्ध बर्तनी होगी। और ऐसे ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी कराऊंगा। तो ये कहाँ की रानी थी? तो मालवा की महारानी थी। और इनकी ये 300वीं जयंती भी थी, ये भी याद रखिएगा। इसी उपलक्ष्य में उपलक्ष्य की भी बर्तनी पूछी जाती है। तो उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य होता है, याद रखिएगा। इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही एक स्मारक सिक्का, भारत में पहली बार 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसको किस टकसाल में ढाला गया है? तो कोलकाता की टकसाल से इसको ढाला गया है। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। ये पुरस्कार किसको मिला? ये पुरस्कार जो है बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किस लिए प्रसिद्ध है? अगर बता पाओ तो बता देना कमेंट बॉक्स में। यार अगर कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत अपने विचार रखते हो ना तो संवाद जो है एक तरफा ना होकर थोड़ा आनंददायक हो जाता है, जब आप तुम्हें सारे कमेंट कर देता ही हूँ। तो ये सब कर दिया करो, इससे कहीं ना कहीं चैनल भी बूस्ट होता है, सीधी सी बात। तो बस्तर जिले की एक जनजातीय महिला हैं, कलाकार हैं, जयमती कश्यप, उनको प्रदान किया गया राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, बढ़िया से इसको गांठ में बांध लो। हमारे यहाँ कहते हैं गांठ में बांध लो। तो ये पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 31 मई, ठीक है, 31 मई, इसी जन्म दिवस के अवसर पर ही ये आयोजन हुआ, महासम्मेलन हुआ, ये भी याद रखिएगा। इसलिए हो सकता है डेट भी पूछ ले। 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। उसके बाद इन्होंने लगभग 30 वर्ष तक, 3 दशकों तक, 1767 से 1795 तक मालवा पर शासन किया। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है महेश्वर को बनाया, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित था, याद रखिएगा। इसके साथ ही साहित्य, संगीत, कला, उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी इन्होंने योगदान दिया, मतलब इनकी विकास को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, इस तरह की चीज़ें जो है स्टेटमेंट बना के कभी कभार पूछ ली जाती है, इसलिए जानना जरूरी है। इन्होंने महिला सेना इकाई भी बनाई, याद रखिएगा। साथ ही लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम आयु जो है बढ़ाने की बात की, वकालत की। पैतृक संपत्ति में, पैतृक की भी बर्तनी खूब पूछी जाती है, पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिले, इसकी वकालत की। विधवा विवाह का समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 2024 में इनसे संबंधित पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही इंदौर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। इनको दार्शनिक महारानी की उपाधि से भी नवाजा गया है। और 1795 में इनका निधन हो गया था। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन मतलब जिन क्षेत्रों से ताप्ती नदी बहती है उस बेसिन को, मेगा रिचार्ज परियोजना है, उसको रिचार्ज किया जाएगा। जल को स्टोर करके, जल को पुनः संभरित करके, मतलब पुनः जमीन में भेजकर, यही सब क्रियाकलाप जो है किए जाएंगे। 10 मई को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने इस पर हस्ताक्षर किए। परियोजना जो है पारंपरिक बांध निर्माण से हटकर जल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको जो है विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा जाता है। ये कृषि और पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगी, याद रखिएगा।
भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार झेलेंगे। ये तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है हाल के वर्षों की मध्य प्रदेश की। इससे पहले केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि यूपी और मध्य प्रदेश के बीच चल रही है। पार्वती काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, और ये तापी तीसरी हो गई है। ताप्ती नदी की बात करें तो ये पश्चिम वाहिनी नदी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बैतूल जिले से इसका उद्गम है, सतपुड़ा पर्वत से, ये भी याद रखिएगा। और गिरती कहाँ है तो ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो सबसे लंबी नदी नर्मदा है, दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती है। ठीक है, और उकाई बांध इसी नदी पर है दोस्त, ये भी खूब पूछा जाता है तापी नदी पर। तो ये पश्चिम की ओर जो बहती नदियाँ हैं उनमें दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर इत्यादि। पहलगांव से लेकर युद्ध विराम तक ये जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को ये घटना हुई, आप सब इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। कहाँ हुई? दक्षिण कश्मीर, ये भी याद रखिए, दक्षिण कश्मीर। पिछली बार एक क्वेश्चन बना था आरओ में जो कंफ्यूज किया था इस बात को लेके कि जर्मनी का दक्षिणी हिस्सा शामिल है या उत्तरी हिस्सा शामिल है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। दक्षिण कश्मीर का जिला कौन सा? अनंतनाग जिला। वहाँ पर एक घाटी है, बहसरन घाटी, रमणीय स्थल है। वहीं पर इस वारदात को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, 25 पर्यटक और एक नेपाली नागरिक। याद रखिएगा, नेपाली नागरिक ही था, किसी और देश का नहीं था। कुल 26 लोगों की मौत हुई। जिम्मेदारी इसकी एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा का, द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसने ली है। तो इसमें कुल 4 आतंकवादी थे, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर के थे, 2 पाकिस्तान के थे। इनके नाम याद नहीं रखने हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 1960 की जो सिंधु जल संधि है, इसको मैंने बढ़िया से कराया है यार, एक एक चीज़ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सब कराया है नेविगेटर क्लास में। एकीकृत, अच्छा, इस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जो एकीकृत चेक पोस्ट है अटारी बाघा सीमा, उसको बंद किया गया। इसके साथ ही सार्क वीज़ा छूट योजना, आप सबको पता है कि सार्क का सदस्य भारत भी है, पाकिस्तान भी है। क्योंकि सार्क संगठन है तो इसके जो लोग हैं, सदस्य देश हैं, इनके लोग भी जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी या जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, वो भी एक देश से दूसरे देश जाएंगे तो उनको वीज़ा लेने में सहूलियत हो जाती है। उसी को सार्क वीज़ा छूट योजना कहा जाता है। केवल और केवल एक पहचान पत्र लेके ही वो लोग आ जा सकते हैं, तो इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बताना है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। इन बैठकों की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, मतलब इसके जवाब में जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और कब चलाया ये अच्छे से याद रखना है। 6 से 7 मई की रात को चलाया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के 9 लक्ष्यों पर निशाना लगा के उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। इन 9 में से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में थे और 4 पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में थे। इनका नाम याद रखना है, किस प्रांत में थे? पंजाब प्रांत में, बहावलपुर, मुरिदखे, साकरगढ़ और सियालकोट। तो इसमें आतंकी जो सैन्य शिविर थे और जो प्रशिक्षण शिविर थे वो सब नष्ट हुए हैं। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा कहा गया है सरकार की ओर से। पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया है यार, उसका नाम याद रखना है आपको। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या है? एक मिनट, बनियान अल मरसूस नाम से पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन चलाया, याद रखिएगा। बनियान अल मरसूस, बनियान याद रखिएगा, याद रहेगा। बनियान पहन के पाकिस्तान, वैसे भी इनकी जो हालत है वो बनियान ही पहनने की है, हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, अमेरिका के रहमो करम पे चल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ दोनों का नाम याद रखना है। पाकिस्तान वाले का नाम कासिफ अब्दुल्ला और भारत के जो डीजीएमओ हैं वो राजीव घई हैं। दोनों के बीच बात हुई और सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका ले रहा है। युद्ध विराम की घोषणा कब हुई? 10 मई की रात को, ये डेट भी याद रखिएगा। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, 10 मई को युद्ध विराम। एक भारतीय जवान भी था जिसे पाकिस्तान, बीएसएफ जवान था जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था, बंधक बना लिया था, पूनम कुमार। वो भी इस युद्ध विराम के जो
जो समझौता है उसकी जो कंडीशंस हैं उनके तहत छोड़ा गया। 17 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो वैश्विक बरादरी है उसमें जागरूकता बढ़ाने, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है कई देशों के द्वारा, या इन्फॉर्मेशन बार भी एक तरह से कह सकते हैं, तो उसके प्रति या फिर इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक 7 सर्वदलीय मतलब सभी दलों से लेकर लोगों को प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। तो 7 समूह बनाए गए, कुल अलग अलग पार्टियों के लोगों को इसमें चुना गया है, जो कुल 32 देशों में गए हैं और इसमें कुल 59 सदस्य शामिल थे, याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख नाम है। कांग्रेस की ओर से शशि थरूर एक दल का नेतृत्व कर रहे थे, भाजपा की ओर से रविशंकर प्रसाद, भाजपा का एक और प्रतिनिधिमंडल था, बैजयंत पांडा थे, एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से, एनसीपी की ओर से सुप्रिया सुले। इन सबको थोड़ा जहन में डाले रखना और कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ वेपन भी इस्तेमाल हुए हैं जिनको याद रखना है। राफेल लड़ाकू विमान इस्तेमाल हुआ है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाए स्कैल्प क्या है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल आप सबको पता है, जैसे क्रूज जाता है पानी में सतह पे ऐसे जाती है, सीधे मार करती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जो वातावरण है पृथ्वी का उससे बाहर जाते हुए हिट करती है टारगेट को, तो ये सीधे हिट करती है, ये टारगेट है, और ये ऊपर जाकर हिट करती है। तो स्कैल्प क्या है, क्रूज मिसाइल है, यूरोपीय मूल की है। ये कुछ विदेशी हथियार थे। हैमर भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, भारत और रूस संयुक्त रूप से। और आपको बताना है कि भारत ने फिलीपींस, तो यार तुम सबको पता होगा कि फिलीपींस को एक खेप पहुंचाई है भारत ने। एक और देश है उसको देने का समझौता हुआ, बेचने का समझौता हुआ, उस देश का नाम जो है यार तुम बता दो कमेंट बॉक्स में। भारतीय सेना की हथियार प्रणालियाँ कौन कौन सी, एक तो हो गया है स्काई स्ट्राइकर, इसके साथ ही हेरोप लोइटरिंग म्यूनिशंस, हेरोप जो ड्रोन है उसके बारे में मैंने बताया। म्यूटिनिंग क्या होती है, एक वो सॉरी लोइटरिंग क्या होती है, एक गति होती है, उसमें क्या होता है कोई टारगेट है, ये ड्रोन जाते हैं, मानव रहित ड्रोन होते हैं, हेरोप हो गया या स्काई स्ट्राइकर हो गया, ये जाते हैं और टारगेट के ऊपर घूमते हैं, ऐसे घूम घूम के उसको लॉक करते हैं ऑब्जेक्ट को बढ़िया से, फिर हिट करते हैं, उसी पे जाके गिर जाते हैं, खुद भी समाप्त हो जाते हैं, टारगेट को भी समाप्त कर देते हैं। शून्य शून्य शून्य, वहाँ कुछ नहीं बचता, कोई प्रूफ नहीं बचता है कि ड्रोन किस देश का है। तो ये भारत और इजराइल की मदद से बनाया गया है, स्काई स्ट्राइकर और हेरोप, याद रखिएगा। S-400 का भी इस्तेमाल किया गया है, रूस से हमने इसको ख़रीदा है। और आकाश, ये भारतीय मूल का है, DRDO ने बनाया है, ये भी एंटी मिसाइल सिस्टम है। और ये जो S-400 है इसको सुदर्शन चक्र नाम दिया गया भारत में, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम जो है 76,000 करोड़ रुपए की लागत से चलाया जा रहा है। चिप बनाने को लेकर कंपनियां स्थापित की जाएंगी, फैक्ट्रियां बनाई जाएंगी, उनमें चिप बनाई जाएगी, और इस चिप का इस्तेमाल कहाँ होता है, लैपटॉप में, PC में, और जो आजकल इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं उनमें होता है। साधारण गाड़ियों में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता ही होता है, मोबाइल फ़ोन में, मतलब हर जगह इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक मिशन चलाया जा रहा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। 14 मई को कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। ये चौथी यूनिट होगी सेमीकंडक्टर की, 6ठी यूनिट होगी, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। ये यूनिट किन दो कंपनियों से मिलाकर तैयार की जाएगी, तो फॉक्सकॉन जो कि ताइवान की कंपनी है, और HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड जो कि इंडिया की है, इन दोनों का जॉइंट एडवेंचर है। स्थापना कहाँ की जाएगी, ईडा में। इसकी फुल फॉर्म भी यूपी स्पेशल के तहत पूछी जा सकती है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आपको बताना गीडा की फुल फॉर्म क्या है, गीडा इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक इसकी स्थापना की जाएगी। और दो सेमीकंडक्टर्स, उनके नाम बताइए, एक तो सिलिकॉन है, दूसरे का आप बता दो। ये जो यूनिट बनाई जाएगी, ये जो 20,000 वेफर्स प्रति माह बनाएगी, उनका उत्पादन करेगी। वेफर्स क्या होता है, वेफर्स होता है बड़ी बड़ी सीट बनाई जाएंगी सेमीकंडक्टर की, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें से चिपें बनाई जाएंगी, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट के
चिप बनाई जाएंगी। तो वेफर सोचो 20,000 प्रति माह उत्पादन होगा। फिर इसमें से छोटी छोटी चिप्स भी बनाई जाएंगी, लगभग 36 मिलियन चिप्स पर मंथ जो है इनका प्रोडक्शन होगा। ये प्रोडक्शन जो है 2027 से शुरू करेगी, याद रखिएगा। तो कुल 5 पहले से स्थापित है, छठी ये वाली हो गई। तो उन 5 के बारे में जान लेते हैं। इन 5 में से अब कुल 6 हो गई हैं, तो 6 में से 4 जो हैं गुजरात में है और 2 अलग अलग राज्यों में, एक यूपी में है और एक है नॉर्थ ईस्ट मतलब असम में। देख लेते हैं, एक गुजरात के साणंद में है, एक गुजरात के धोलेरा में है और एक असम के मोरी गांव में। असम का मोरी गांव भी याद रखना है। और एक, तो मतलब 3 जो हैं कहाँ है, साणंद में, एक धोलेरा में है 4, और एक यूपी में और एक असम में। तो कुल 6 हो जाएंगी। इनके स्थान भी याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले 13 मई को 2 उन्नत डिजाइन केंद्र नोएडा और बेंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। इनमें पहली बार 3 नैनोमीटर जो टेक्नोलॉजी है, 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन भी की जाएगी या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। इससे पहले हम लोग 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर चिप डिजाइन कर चुके हैं, लेकिन अब हम 3 पर पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो इन दोनों केंद्रों के नाम याद रखिएगा, नोएडा और बेंगलुरु। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं 2015 से 2025 के बीच। 9 मई 2025 को जो है इनके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। 3 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। इनको मैंने अच्छे से कराया है, अब आप भी इनको देख लीजिए। जो लोग रेगुलर क्लास करते होंगे करंट अफेयर्स की, उन सब का तैयारी है, समझ लीजिए रिवीजन चल रहा है। तो 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, इनको बाद में देखेंगे। पहले देख लेते हैं इन 3 के अलावा अन्य कौन सी हैं। एक तो होगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू हुई। किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। एक है पीएम किसान योजना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2019। और एक है प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मातृ मतलब माता की बात हो रही है, ठीक है। माता कौन होती? महिला, इसे जोड़ लेना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वय बंधन योजना, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा 2017 में शुरू की गई। ये सब योजना मैंने एक छोटी सी वीडियो में कराई थी, पिछली बार 2 क्वेश्चन वहीं से मिल गए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए इसमें स्वास्थ्य लगा हुआ है तो स्वास्थ्य मंत्रालय, ऐसे जोड़ लेना। जननी सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 3 योजनाएं हैं उनको विस्तार से पढ़ते हैं जिनके 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कौन कौन सी? पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पूरे जीवन को ज्योति देने से संबंधित है, ऐसे समझिए। तो जीवन में मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है तो जीवन बीमा कवर मिलेगा 2 लाख रुपए का। इसके लिए एलिजिबल कौन है? 18 से 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति, ठीक है। दुर्घटनाएं प्रायः इसी जोन में होंगी। इसके बाद तो स्वाभाविक मृत्यु से लोग मरेंगे, तब भी सरकार को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो सरकार ने गेम खेला है, चतुराई दिखाई है। 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, ऐसे याद रखिएगा। तो भले ही जीवन ज्योति बीमा योजना नाम है इसका, पूरे जीवन के लिए ज्योति दिखाना, लेकिन 50 वर्ष की आयु तक ही ये आपको मदद करेगी, क्योंकि इसी मतलब आयु में दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए प्रीमियम भी देना पड़ेगा, फ्री में नहीं। ये प्रीमियम पहले 420 रुपये था, ये मैंने पहले ही कराया, एक बार पूछा भी गया है। इसे बढ़ा के कितना कर दिया? 436 रुपये कर दिया गया है। तो ये स्वतः ही खाते से काट लिया जाएगा अगर आप इसमें इनरोल्ड हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को ही शुरू की गई थी। ये दुर्घटना बीमा योजना है। किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या अंग हानि हो जाती है तो 2 लाख रुपए मुहैया कराए जाएंगे, और जैसा नुकसान होगा इसे उस हिसाब से होगा। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग कवर होंगे और उन्हें प्रीमियम भी देना पड़ेगा, जो बढ़ा के 20 रुपये कर दिया गया है सालाना, याद रखिएगा। ऊपर भी सालाना ही है, पहले कितना था? ये 12 वर्ष था। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और ऊपर जो जीवन ज्योति बीमा योजना, वो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, चाहे दुर्घटना से भी क्यों ना हो, उसमें सब कारणों को शामिल किया जाएगा, लेकिन
जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो केवल और केवल दुर्घटना बीमा योजना है, भेद को याद रखिएगा। तीसरी है अटल पेंशन योजना, नाम से ही जाहिर है पेंशन मिलती है इसमें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, यार असंगठित क्षेत्र क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं या श्रमिक हैं वो इनरोल्ड नहीं होते हैं, मतलब ठेके पे काम करते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ है। ये राजमिस्त्री और ये कचरा उचरा बीनने वाले ये सब उसी में आते हैं। तो उन श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, इसके बीच उम्र होनी चाहिए। और इसके लिए 1000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 5000 प्रतिमाह आपको 18 से 40 वर्ष तक जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद माफ़ करिएगा, एक निश्चित सीमा वो राशि नहीं दी गई है। 18 से 40 वर्ष तक आपको एक निश्चित धनराशि बैंक में जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत 1000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 5000 रुपये प्रतिमाह सरकार जो है पेंशन देगी। अच्छा, ये जो आप धनराशि जमा करेंगे, जितनी करेंगे धनराशि जमा, उसका 50% सरकार देगी, याद रखिएगा। तो आप 10 रुपये जमा करेंगे तो 5 रुपये सरकार अपनी ओर से देगी। वेब्स इंपॉर्टेंट है यार, इसकी खूब भूमिका बनाई गई। ये फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, मतलब यूट्यूब वाले सब लोग इकट्ठे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, है ना, एक तरह से दावत पानी हुआ, उसी को वेब्स कहा गया। इन्हीं को मिलाकर जो इकोनॉमी बनती है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, ये टर्म भी याद रखिएगा। तो ये दावत पानी जो है मुंबई में हुआ है। कब हुआ है, डेट याद रखनी है, 1 से 4 मई 2025 के बीच। कहाँ हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। वेब्स की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, शॉर्ट फॉर्म है वेब्स। थीम इसकी क्या थी? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज इसकी थीम थी। और उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर इसका भव्य उद्घाटन किया। आयोजन कौन करा रहा है? आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय करा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा, अगर कथन पूछ लिया तो हिलक जाओगे, इसलिए इसको याद रखो। 2029 तक एक लक्ष्य भी घोषित किया गया कि जो क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको 50 अरब डॉलर किया जाएगा 2029 तक भारत में। 29 अरब डॉलर समथिंग के आसपास वर्तमान में है। इसके साथ ही एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की स्थापना करने पर सहमति जताई गई है। कहाँ इसकी स्थापना होगी? मुंबई में। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की जो फिल्म एक इंस्टीट्यूट है और भारत का फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव, ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, ये 2 मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करेंगे। इस पर भी समझौता हुआ है। तो न्यूजीलैंड और भारत, और इसके साथ ही रूस के साथ भी एक समझौता हुआ है। उसमें भारत की कंपनी है OML, ओनली मच लाउडर, और रूस की एक कंपनी है गजप्रोम मीडिया। ये दोनों मिलकर सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन रूस में करेंगी। उस पर MOU पर हस्ताक्षर करने को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की भी नींव रखी गई, जिसके तहत देवी चौधरानी नाम की जो भारतीय फिल्म है वो भारत की पहली भारत UK आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित की गई, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद किसके बीच है? भारत सरकार और तमिलनाडु राज्य के बीच। भारत सरकार समग्र शिक्षा अभियान और PM श्री योजना जो विद्यालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, इस योजना के तहत राज्यों को फंड देती है, लेकिन उन्हीं राज्यों को देती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु NEP को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इन 2 योजनाओं या फिर अभियानों के तहत जो धनराशि दी जाती लगभग 2000 करोड़ की थी, ये केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य को देने से मना कर दिया। कारण इसका क्या माना जा रहा है? त्रिभाषा सूत्र विवाद। इसको समझते हैं, चलो आगे। त्रिभाषा फार्मूला क्या कहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा कोई भी तीसरी भाषा हो सकती है जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार जो है इसको मान रही है कि केंद्र सरकार जो है उस पर हिंदी भाषा को थोपने का प्रयास कर रही है, बस इसीलिए वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं स्वीकार कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई, डेटा याद रखना, 29 जुलाई 2020 को इसको अनुमोदित किया गया कैबिनेट के द्वारा। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों पर इसको तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य 2040 तक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है भारत को। 2040 तक, 2047 तक क्या बनाना है ये तुम बता दो फटाक से।
इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया है, जिसके अनुसार मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा। याद रखिए, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है, स्वाभाविक सी बात है, तमिलनाडु के लिए हिंदी भी विकल्प रहेगा, कोई अन्य भारतीय भाषा को अपनाना पड़ेगा, बस इतना सा विवाद है। भारतीय संविधान से भाषा से जुड़े कुछ प्रावधान है, उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, कौन सी भाषा रहेगी। अनुच्छेद 210 120 से ही 210, बस 2 इधर कर देना, 2 पहले कर देना, एक बाद में, 0 वहीं रहने देना, तो ये राज्य विधानमंडल की भाषा से संबंधित अनुच्छेद बन जाएगा। अनुच्छेद या आर्टिकल 343 संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तीनों जो आर्टिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लो। फिर अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा आयोग, आर्टिकल 344। आर्टिकल 348 में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, आर्टिकल 348 में, 348 में। आर्टिकल 350 में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, 350A। 350 भी क्या कह रहा है, भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा, 350B। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। यह है कहाँ, तो ये याद रखना है, ये तिरुवनंतपुरम में है, कहाँ, केरल में, अरब सागर के तट पे है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मई को इसका उद्घाटन किया, राष्ट्र को समर्पित किया। यह देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। एक तो गहरे पानी में है, दूसरा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जहाज से बड़े बड़े कंटेनर उठा के दूसरे जहाज पर चढ़ा दिए जाएंगे। इस सुविधा से लैस पहला पोर्ट है विझिंजम पोर्ट। इसके प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। 3 चरण और बाकी, कुल 4 चरणों में इसका निर्माण होगा। कुल लागत जो है 20,000 करोड़ है, याद रखिएगा। इसका जो ढांचा है, वित्तीय ढांचा, केरल सरकार, अडानी समूह और केंद्र सरकार तीनों मिलकर इस पर खर्च कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसका संचालन यार कौन करेगा, तो 2060 तक अडानी पोर्ट्स इसका संचालन करेगा, याद रखिएगा। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया, मतलब पूरे विश्व को याद रखने की एक मेमोरी, ऐसे सोचिएगा। तो पूरे विश्व की जो साहित्य हैं, पुस्तकालय संग्रह हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें स्टोर की जाएंगी। तो इसी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कार्यक्रम में भारत की 2 महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई थी यूनेस्को के, कहाँ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का रेडिस्को कहाँ, पेरिस में, वहीं पर हेडक्वार्टर, वहीं पर इसकी बैठक हुई एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, अप्रैल 2025 में। तो कुल 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, ठीक है, पूरे विश्व की। भारत की श्रीमद् भागवत गीता जी और नाट्यशास्त्र जो 2 पांडुलिपियाँ हैं, इनको इस रजिस्टर में जोड़ा गया। तो अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है, भारत की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गई हैं, कुल कृतियाँ कितनी हो गई हैं, 11 है, याद रखिएगा। ये जो श्रीमद् भागवत गीता और जो श्रीमद् भागवत गीता और जो नाट्यशास्त्र है, ये दोनों मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं। दोनों पांडुलिपियों का संग्रह किया गया भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर ये संरक्षित हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि यह कहाँ स्थित है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो महाराष्ट्र के पुणे में। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। महाभारत के दौरान जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ वही इसमें दिया गया है, और महाभारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व का ये हिस्सा है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गीता जी की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। इसमें भारतीय प्रदर्शन कलाओं का, नृत्य, नाटक, संगीत का उल्लेख है। नाट्यशास्त्र को नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा जाता है, इसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है। इसमें 36,000 श्लोक हैं, याद रखिएगा। महाकुंभ प्रयागराज से संबंधित
अगली खबर है 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से महाकुंभ प्रारंभ हुआ और 26 फरवरी 2025 तक चला। तो 13 दूनी 26, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कुल 45 दिनों तक इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन महाकुंभ का प्रति 12 वर्षों में होता है। 4 प्रमुख स्थलों पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे होता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे होता है और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है, याद रखिएगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन इसका आरंभ हो गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, जो पहला शाही स्नान था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला शाही स्नान कब हुआ था। पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को हुआ, 14 जनवरी को। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या का था, 29 जनवरी को, और इसी दौरान भगदड़ मची थी। इम्पॉर्टेंट है, कब मची थी? 29 जनवरी को। क्या था? मौनी अमावस्या। और तीसरा शाही स्नान जो है वो बसंत पंचमी का था, 3 फरवरी को। और ये जो भगदड़ मची थी मौनी अमावस्या की, इसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में? हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें यार इनको देनी चाहिए थी। खैर, जो नेविगेटर को फॉलो कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 से 18 फरवरी के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आयोजन किया गया, 16 से 18 फरवरी के बीच। और कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं बनाए गए, लेकिन भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बना, याद रखिएगा। सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला जो स्थल है, धार्मिक स्थल, उसका रिकॉर्ड नहीं बना क्योंकि सरकार ने पहले से सूचित नहीं किया था और सरकार को इतना अनुमान भी नहीं था। लगभग 66 करोड़ लोग नहा के गए हैं। यहीं पर महाकुंभ में ही बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और यहीं पर कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन नामक सम्मेलन का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया, याद रखिएगा। अगला कुंभ जो है वो नासिक में होगा 2027 में। पिछला महाकुंभ 2013 में हुआ था। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय। पिछला महाकुंभ 2013 में हुआ था। कुंभ को 2017 में यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, उसमें 2017 में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश करता है, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब जो है कुंभ के आयोजन का जो मुहूर्त है वो फिक्स होता है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने मेले में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित किया, ये भी याद रखिएगा, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। तो SC, ST, OBC ये तो पहले से विभाजित हैं, अब जो है इन जातियों में भी विभाजित किया गया लोगों के जो जीवन स्तर है उसके आधार पर, तो इसी को उपवर्गीकरण कहा गया। आर्टिकल 341 और 342 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति SC और ST सूचियों को अधिसूचित कर सकता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में जो SC और ST हैं उनको सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी, तो 15(4) और 16(4) ये भी याद रखिएगा। 77वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1995 में। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए पदोन्नति में भी आरक्षण को लागू कर दिया गया और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था। वो आर्टिकल था आर्टिकल 16(4)A। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। एक समिति भी गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में। तो उपवर्गीकरण को लेकर जो सिफारिशें थीं उनको स्वीकार किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। पटेदा अंचू साड़ी को GI टैग दिया गया। GI टैग आप सब जानते हैं, किसी वस्तु को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, उसकी स्थानीय विशेषताएं उसमें होती हैं, तो इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रचारित करने के लिए GI टैग दिया जाता है। किस एक्ट के जरिए दिया जाता है? तो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम या फिर GI टैग एक्ट 1999 के आधार पर दिया जाता है। 2003 में ये प्रभाव में आया था और इसके अगले वर्ष 2004 में चाय, ठीक है, 4 में भी चाय लगा हुआ है और चाय में भी चाय लगा हुआ है। तो 4 में जो चाय थी कौन सी? दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग आपको बताना है कि किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है या मेघालय में है। तो
उस चाय के लिए दिया गया था 2004 में। ये पहला जीआई टैग था भारत का। सर्वाधिक जीआई टैग भारत में किसको दिए गए हैं? अब तक भारत में सोचो 2004 में शुरू हुआ, अब तक 658 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य यूपी है, 77 दिए जा चुके हैं। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, फिर कर्नाटक का है। तो दो ही याद रखिएगा, यूपी और तमिलनाडु। और यही चीज़ जो है रामसर साइट पर भी लागू होती है, याद रखिएगा। रामसर साइट को लेकर कन्फ्यूजन है, इसको छोड़िएगा। तमिलनाडु पहले है कि यूपी बाद में है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। आपको क्या लग रहा है बताइएगा। तो अभी क्या है, पट्टेदा पट्टेदा अंचु साड़ी कहाँ की है? कर्नाटक की है, सूती साड़ी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम इम्पॉर्टेंट है। वक्फ है क्या? जैसे हिंदू धर्म में किसी विद्यालय, किसी मंदिर के लिए भूमि या फिर कोई बिल्डिंग या कोई क्षेत्र दान कर देता है कोई समृद्ध व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उसी को जो है इस्लाम में वक्फ कह दिया गया है। तो धार्मिक परोपकारी और पुण्य है वक्फ, जिसमें संपत्ति जो है वो दान की जाती है। लेकिन ये संपत्ति ना बेची जा सकती है, ना ही उपहार में दी जा सकती है, ना ही इसे विरासत में बांटा जा सकता है। वक्फ का बहुवचन शब्द औकाफ होता है, याद रखिएगा। वक्फ किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख हदीसों में पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो याद रखने हैं। वक्फ को लेके एक्ट बनाया गया था स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में। इससे पहले भी मुगल काल में भी वक्फ का विचार भारत में विद्यमान था। 1954 में पहली वन नीति भी आई थी, ठीक है। ISFR जो रिपोर्ट है 2023 वाली, उस पर एक वीडियो दी है, उस वीडियो को देख लेना, सारे क्वेश्चन कवर होंगे। महज 20 मिनट की वीडियो है, सारे आपके महत्वपूर्ण आयाम कवर हो जाएंगे और चुटकी में याद भी हो जाएगी। तो 1954 में ही पहली वन नीति भी आई थी और 1954 में ही पहला वक्फ अधिनियम भी पारित हुआ था, जिसका 3 बार संशोधन भी किया गया है। उसके बाद भी एक वक्फ अधिनियम फिर से आया, लेकिन जो आपको याद रखना है लास्ट वाला 1995 व्यापक वक्फ अधिनियम 1995 में पारित हुआ, इसी में संशोधन किया गया है। इससे पहले भी इसमें एक बार संशोधन हो गया था 2013 में, और अब जो है 2025 में किया गया है, याद रखिएगा। इसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कहा गया है, जो 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हुआ। डेट अच्छे से याद रखनी है, जिसमें 288 सदस्य ने समर्थन किया था और 232 ने विरोध किया था। 4 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ, 128 मत पक्ष में और 95 मत विपक्ष में पड़े थे। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, तीनों डेट याद रखिएगा, 3, 4, 5 लगातार। और 8 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री या फिर मंत्रालय के द्वारा इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई, मतलब ये प्रभावी हो गया। अधिनियम की धारा 1 में संशोधन किया गया, वक्फ को बदल कर जो है अब नया नाम दे दिया गया है उम्मीद। उम्मीद की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो इस एक्ट का एक अन्य नाम उम्मीद भी है, याद रखिएगा। धारा 3R में संशोधन किया गया। 3R क्या कहती है? जो वक्फ समर्पण करता है, मतलब जो दान दे रहा है, उसे कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। वक्फ वाई यूजर का प्रावधान जो है वो हटा दिया गया है 3R में ही संशोधन करके। वक्फ वाई यूजर क्या होता है ना कि जैसे कोई मस्जिद के बगल में ज़मीन है, तो यहाँ से लोग निकले नमाज़ पढ़ के और यहाँ पे आके खड़े हो गए या फिर अपना जो भी बातचीत है वो करने लगे, और ये एक परंपरा बन गई। तो होता क्या है, अब ये मस्जिद इसको इस्तेमाल करने लगी है। तो पहले ये होता था कि ये वाला क्षेत्र वक्फ वाई यूजर, मतलब इस्तेमाल करने के आधार पर वक्फ घोषित कर दिया जाता था, जिससे विवाद पैदा हुए हैं। तो अब जो है इस अवधारणा को हटा दिया गया है, बस इतनी सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है। यदि कोई संपत्ति वक्फ वाई यूजर के रूप में 2025 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले पंजीकृत है, पहले ही वक्फ वाई यूजर वक्फ बन गई है, तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? वो विवादित ना हो और वो सरकारी ना हो, बस। वक्फ अल औलाद की अवधारणा है, उसमें भी कुछ संशोधन हुआ है, ये भी धारा 3 में ही शामिल है। वक्फ अल औलाद होता क्या है? कोई दान करता है, वो इस उद्देश्य से दान करता है कि अगर मैंने कोई भूमि दान किया और उस पर विद्यालय बना, तो उससे जो आय है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले, तो इससे कहीं ना कहीं उसको सर्वाइव करते रहने का भी एक जरिया मिल रहा था। तो इसी को वक्फ अल औलाद कहा जाता है, मतलब औलाद को ध्यान में रखते हुए संपत्ति को वक्फ करना। तो इसमें जो है
जो भूमि थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, जन कल्याण जैसे धार्मिक कार्यों पर खर्च होती थी, लेकिन अब उसका एक्सटेंशन हुआ है, विधवा के लिए भी उससे लाभ पहुंचाया जाएगा। ये कब लाभ मिलेगा? अगर वंश समाप्त हो जाए, मतलब जिसके लिए, जिस औलाद के लिए कोई वक्फ करके गए संपत्ति को, अगर उसका कोई वंशज ही ना रहे, तब जो है समाज कल्याण के साथ साथ विधवा को भी उसमें मदद मिलेगी, उससे मदद मिलेगी, तलाकशुदा महिलाओं को मदद मिलेगी, और जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी इसी से मदद पहुंचाई जाएगी। धारा 3B में 3B को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि 6 महीनों के भीतर अगर कोई संपत्ति वक्फ होती है तो उसे भारतीय जो पोर्टल है या फिर डेटाबेस है उसमें दर्ज किया जाएगा। कितने महीनों के अंदर? 6 महीनों के अंदर। कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, चाहे, याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन सकता है, चाहे वह अधिनियम बनने के पहले वक्फ हुई हो या अधिनियम बनने के बाद वक्फ हुई हो। सरकारी संपत्ति एकदम अलाउ नहीं है। सर्वे कमिश्नर का प्रावधान हटा दिया गया है। अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर करेगा, याद रखिएगा, नॉट सर्वे कमिश्नर। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने का जो प्रावधान है उसे हटा दिया गया। वक्फ को लेकर एक ट्रिब्यूनल गठित होता था जो विवादों को सुलझाता था और उसका निर्णय पहले अंतिम हुआ करता था। अरे यार, लेकिन अब जो है वो प्रावधान हटा दिया गया है। अब उस ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और ये अपील की समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जो केंद्र सरकार का मंत्री होगा, वो पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब जब तक मंत्री रहेगा तभी तक पद पर रहेगा, अगर मंत्री नहीं है तो तुरंत हटा दिया जाएगा। पदेन मतलब यही है, अस्थायी तौर पे, है ना। और जब कोई सेवा देते हैं तो वहाँ पदेन नहीं चलता है। कुल 3 सांसद सदस्य भी होंगे इसमें, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, याद रखिएगा। तो अध्यक्ष प्लस 3 MP प्लस मुस्लिम्स इसमें सदस्य होंगे, मुस्लिम समुदाय के सदस्य होंगे, प्लस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। 2 व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हों। 1 वकील भी इसमें शामिल होगा। 4 विशेषज्ञ व्यक्ति भी इसमें नियुक्त किए जाएंगे, और याद रखिएगा 2 महिलाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। केंद्रीय मंत्रालय विभाग का एक अधिकारी जो सचिव स्तर का है वो भी इसमें शामिल होगा वक्फ काउंसिल में। 2 सदस्य महिलाएं होंगी, बता दिया मैंने, और 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे, पदेन सदस्यों को छोड़कर। तो याद रखिएगा 2 गैर मुस्लिम और 2 सदस्य महिलाएं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड बनेगा जिसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे। केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री इस बोर्ड का नामित सदस्य नहीं बनाया जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक माह कम से कम 1 बार वक्फ बोर्ड की बैठक अनिवार्य होगी। पहले इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, अब प्रत्येक महीने में 1 बार कम से कम। अध्यक्ष की नियुक्ति पहले चुनाव के जरिए होती थी, अब प्रत्यक्ष नामांकन के माध्यम से की जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो रही है। और CEO के पद के लिए किसी भी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। वार्षिक ऑडिट होगी वक्फ के खातों की, लेकिन आय जो है, शुद्ध वार्षिक आय 1 लाख से कम है उनकी। 1 लाख से अधिक होना चाहिए यार, क्या मसला है यहाँ पर। जिन वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है उनके खातों की हर साल अनिवार्य ऑडिट की जाएगी। दोनों बातें लिखी हैं यार। फिर जो है थोड़ा वक्फ के बारे में और जानते हैं। 32 वक्फ बोर्ड वर्तमान में हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड हैं। उत्तर प्रदेश में एक शिया वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ऐसे ही बिहार में भी 2 हैं। कुल भारत में वक्फ बोर्डों के पास कुल संपत्तियों की संख्या जो है वो लगभग 9 लाख है। सर्वाधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश में सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास हैं। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड का है। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
पंचायतों के बीच जो SDGs हैं, सतत विकास लक्ष्य, एक वीडियो है 2 मिनट की, उसको देख लेना यार। कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसको देख लेना, तैयार हो जाएगा और इसी वीडियो के अंत में उसको चिपका दूंगा। तो SDG के मामले में कौन सी ग्राम पंचायत ने कितना प्रदर्शन किया है, उस आधार पर उसका मूल्यांकन करने के लिए एक इंडेक्स जारी किया गया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। 2022-23 के लिए ये पहला उन्नति सूचकांक है, याद रखिएगा, पहला ही है, वर्ष है 2022-23, याद रखिएगा। कब जारी हुआ? 9 अप्रैल को। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें जो लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके 9 विषयों को शामिल किया गया है। अब पंचायत के लिए कौन कौन से विषय हो सकते हैं भाई? गरीबी मुक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल मतलब बच्चों के अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त है उस सुविधा वाली पंचायत, स्वच्छ पंचायत, साफ सफाई वाली, हरित पंचायत जिसको कहते हैं, बुनियादी ढांचा से युक्त पंचायत, न्याय संगत और सुरक्षित पंचायत, ये नहीं कि लगातार बुधई और ननकोई के बीच में झगड़ा हो रहा है, सुशासन युक्त पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, तो यहाँ बच्चे भी हैं और महिला भी, दोनों के अनुकूल पंचायत, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वही सब इसमें शामिल हैं। इसको जो है 5 श्रेणियों के आधार पर जारी किया गया है, अलग अलग श्रेणी के लिए रैंकिंग जारी की गई है। कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में स्थान नहीं पाई है। अचीवर 90+ स्कोर वाले हैं, उससे कम स्कोर वाले फ्रंट रनर में हैं। गुजरात फ्रंट रनर में शामिल हुई है, उसके बाद दूसरा स्थान तेलंगाना का है। तो गुजरात में सर्वाधिक पंचायतें हैं जो फ्रंट रनर श्रेणी में आई हैं, उसके बाद दूसरा स्थान तेलंगाना का है, तीसरा स्थान त्रिपुरा का है। फिर परफार्मर श्रेणी में गुजरात को ही पहला स्थान मिला है। तो चाहे परफार्मर हो या फ्रंट रनर, दोनों में गुजरात को पहला स्थान हासिल हुआ है। परफार्मर में दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान यूपी को प्राप्त हुआ है। तो यूपी को किस श्रेणी में स्थान हासिल हुआ है? तो परफार्मर श्रेणी में। यूपी की 3 ग्राम पंचायतें फ्रंट रनर में शामिल हुई हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि उसमें पंचायतें शामिल नहीं हुई हैं, 3 पंचायतें फ्रंट रनर में शामिल हुई हैं। उन 3 में से सबसे आगे धनोहरी पंचायत है, बक्सी तालाब लखनऊ की है। तेलंगाना का बर्नपुर ग्राम पंचायत जो है वो शीर्ष रैंक पर है, याद रखिएगा, फ्रंट रनर में। तो ये पंचायतों के आधार पर भी रैंकिंग की गई है, तो उसमें तेलंगाना की बर्नपुर पहले स्थान पे है। और राज्यों की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पे है, दूसरा तेलंगाना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट भारत में न्याय से संबंधित, जैसे पुलिस व्यवस्था हो गई, कारागार व्यवस्था हो गई, इन सब को आधार बनाकर कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, न्याय आसानी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आधार बना के एक इंडेक्स जारी किया जा रहा है। उसका चौथा संस्करण जो है अप्रैल 2025 में प्रकाशित हुआ। ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट और कुछ और संबंधित संस्थान हैं, उनके सहयोग से प्रकाशित की जाती है। पहली बार इसका प्रकाशन जो है 2019 में किया गया था। 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं इसके, इनको भी याद रखना है: पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में 25 राज्यों को ही शामिल किया गया है, कथन याद रखिएगा। कर्नाटक ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का। पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, दोनों दक्षिण भारत के हैं, याद रखिएगा। और छोटे राज्यों में पहला स्थान किसने हासिल किया है? सिक्किम ने। बड़े राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे ऊपर है। और जो बात करें बड़े राज्यों में, तो यूपी को 17वां स्थान हासिल हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ये इनकी कमी है, इन्हें यूपी का भी स्थान देना चाहिए था। और कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मी होना चाहिए, वो प्राप्त पुलिसकर्मियों से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 मिनट। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मी से ऊपर नहीं जा सका। मतलब जो स्टैंडर्ड है वो 197 पुलिसकर्मी 1 लाख जनसंख्या पर होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 155 पुलिसकर्मी। बस इतनी सी बात है, समझिए आसान शब्दों में। आज के लिए यार बस इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा।
PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन सब मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।